ये जो सब कुछ आपने देखा ना अब तक, ये सब कुछ जो आपने देखा, राइट, ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ये जो सब कुछ देखा आपने, ये सब कुछ आपके लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया जाएगा, राइट। को कभी भी इस चीजों के लिए एक पैसा भी पे करना नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये सब कुछ आपके लिए 100% फ्री होगा। क्यों फ्री होगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से वो इस इतने अच्छे चीज से वो डिटैच ना हो जाए, राइट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं और आज भी आपको वीडियो के थ्रू कहूंगा कि अगर आप 12th में हो तो आपके जो जूनियर्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप 11th में हो अभी तो आप अपने बैचमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप 11th 12 में ना हो, कोई सीनियर हो, तो भी आप अपने जूनियर्स के साथ इसको शेयर कीजिए इस चैनल को। और अगर आप जूनियर हो तो अपने सीनियर के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे तक हम लोग इतने सारे अच्छे कंटेंट मतलब दे सके, राइट, विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज का ये लेक्चर कोई आपका एकेडमिक लेक्चर नहीं होगा, मतलब कोई हम लोग आज के लेक्चर में ऐसा, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ टॉपिक्स नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जो बुक्स के टॉपिक्स है उसको नहीं पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली बात करने वाला हूँ कि हम लोग कैसे नीट 2026 के लिए तैयार होने वाले हैं इस चैनल के थ्रू विथ रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, राइट। तो ये हमारा प्राइम फोकस रहेगा। जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तब से मैं कह रहा हूं कि मेरा जो प्राइम फोकस है वो नीट 2026 है। और मैं हमेशा से यही कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अगर आप नीट 2026 में अगर आप नीट एग्जाम देने वाले हैं, 2026 में आप अगर नीट एग्जाम देने वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए विथ रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, ये चैनल आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, राइट। तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ओवरऑल व्यू लेंगे और एक ओवरऑल व्यू हम लोग आपको देने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इस, सबसे पहले ओवरऑल व्यू क्या देंगे, सबसे पहला व्यू देंगे कि इस चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू नीट प्रिपरेशन, राइट। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि कितने क्लासेस होंगे हफ्ते में, राइट। एंड फाइनली हम लोग बात करेंगे कि कब तक हमारा 11th का पोर्शन खत्म हो जाएगा, कब तक हम 12th स्टार्ट करेंगे और कब तक 12th का पोर्शन खत्म होके हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, राइट। ये पूरा का पूरा वीडियो का एक कॉन्टेक्स्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि इस चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा। तो वैसे तो देखा जाए इस चैनल में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हर एक चीज को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से जितने भी चीजें मिलने वाली है उसको हमने टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, राइट। तो सबसे पहला चीज क्या मिलने वाला है, सबसे पहला पॉइंट 1, सबसे पहला जो चीज आपको इस चैनल में मिलने वाला है वो क्या है, वो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टॉपिक। क्या मिलेगा? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी टॉपिक, ऑफ एवरी टॉपिक। अगर आपने अब तक मेरे चैनल में जितने भी वीडियोस है उनको अगर आपने देखा होगा पूरा का पूरा वीडियो, तो आपको पता होगी कि हर एक टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में जाके डिस्कस करते हैं, राइट। ऐसा तो है कि एनसीईआरटी में जो लाइन दिया गया है उनको तो हम डिस्कस करते ही हैं, उनके अलावा भी हम लोग और भी सारी चीजें डिस्कस करते हैं ताकि एनसीईआरटी के उस लाइन को और अच्छे से मैं आपको इलैबोरेट कर सकूं। ये मेरा प्राइमरी मोटो रहता है, राइट। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हर एक चीज को हम लोग बहुत इन डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट। क्यों इन डिटेल में डिस्कस करते हैं? अगर मैं चाहूं तो एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसको सिर्फ पढ़ा के छोड़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, मेरा फायदा होगा, टाइम बचेगा, मैं एक और वीडियो शूट कर पाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं क्यों नहीं करता हूं ऐसा? क्योंकि एनसीईआरटी के जो लाइंस है, मान लेते हैं एनसीईआरटी में 4 लाइन दिया गया है एक टॉपिक का, लेकिन उस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की कभी कभी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, मुझे जो याद आ रहा है, याद है जब हमने एस्कोस्पोर पढ़ा था, बेसिडियम पढ़ा था, बेसिडियोस्पोर पढ़े थे, तो वहां पे हमने बेसिडियम का डायग्राम नहीं था लेकिन हमने ड्रॉ किया था, एस्कस का डायग्राम नहीं था लेकिन हमने ड्रॉ किया था, स्पोरेंजियम का डायग्राम नहीं था लेकिन हमने स्पोरेंजियम ड्रॉ किया था, स्पोरेंजियोस्पोर ड्रॉ किया था। क्यों किया था? क्योंकि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल सके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो। मैं मानता हूं कि वो सारे डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम आपके वैलिड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वो सारे डायग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अब क्या होगा, अब अगर आप उस चैप्टर के लेक्चर को अगर आप अपने कॉपी से देखेंगे तो जैसे ही आप स्पोरेंजियम देखेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं, इसी वजह से वो क्या होता है, एंडोजीनसली प्रेजेंट होते हैं। बेसिडियोस्पोर कहाँ होते हैं? बेसिडियम के ऊपर होते हैं, दे आर एक्सोजीनसली प्रेजेंट। तो ये बात आपको एनसीईआरटी से याद रखनी नहीं पड़ी, आपको वो डायग्राम से याद हो गया। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एनसीईआरटी में बहुत कम वर्ड्स में छोड़ दिया गया है, लेकिन ऐसे कम वर्ड्स में छोड़ना सही नहीं होता है, क्योंकि ये मैं हमेशा कहता हूं कि ये आपका बेस है। आप कितने अच्छे डॉक्टर बनेंगे ये ना तो आपका रैंक डिसाइड करेगा, ना आपका कॉलेज डिसाइड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करेगा कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कितना अच्छा है, आपका इमेजिनेशन पावर कितना अच्छा है। तो इसी वजह से आपके इमेजिनेशन पावर को, आपके ऑब्जर्वेशन को, आपके कॉन्सेप्ट को, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर एक टॉपिक को मैं इन डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। याद करो जब हमने वायरस पढ़ा था तो एनसीईआरटी में एक वायरस का ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया गया था कि हाँ भाई ये एनवेलप होता है, ये कैप्सिड होता है, ये डबल स्टैंडर्ड एक न्यूक्लिक एसिड होता है, दैट्स इट, ऐसा ही दिया गया था। लेकिन हमने उसको इन डिटेल में डिस्कस किया था, उसके साथ साथ याद करो मैंने एक एचआईवी का डायग्राम भी ड्रॉ किया था, ताकि उस एचआईवी के डायग्राम से आपको पूरी जिंदगी याद रह जाएगी कि एक वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से हर एक टॉपिक को सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना या सिर्फ ओवरऑल एक व्यू लेना काफी नहीं होता है, उसके साथ साथ एनसीईआरटी की उस लाइन को और भी स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत बनाना पड़ता है, राइट। तो इसी वजह से मैं हर एक टॉपिक में जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं हर एक टॉपिक में जब पढ़ाता हूँ, हर एक लेक्चर में एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है मैं पहले उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि वो पॉइंट सफिशिएंट नहीं है या एनसीईआरटी के उस पॉइंट को और थोड़ा सा एग्जैचुरेट करना या एलैबोरेट करना जरूरी है तो मैं उसे एलैबोरेट करता हूँ। ये आपका फायदा, आपके फायदे के लिए मैं करता हूँ बेसिकली, राइट, ताकि आपको फायदा मिले। अदरवाइज मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टडी करके चला जाऊंगा, राइट। तो इसी वजह से इस चैनल में जो सबसे पहला चीज आपको मिलेगा वो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरा चीज क्या मिलेगा, पॉइंट नंबर 2 क्या मिलेगा, पॉइंट नंबर 2 मिलेगा आपको, बताओ क्या मिलता है। पॉइंट नंबर 2 प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट, अंडरस्टैंडिंग, राइट। क्या करते हैं हम लोग, हर एक चीज को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। याद करो जब हमने एस्कोस्पोर पढ़ा था, मैंने एस्कस दिखाया था, स्पोरेंजियम दिखाया था, बेसिडियोस्पोर दिखाया था। जब हमने एल्गी पढ़ा था हमने जब हमने फंजाई पढ़े थे हमने मशरूम देखा था, बटन मशरूम, प्लियोरोटस को देखा था मशरूम, और हमने क्या देखा था, और हमने रिसेंटली जब एल्गी पढ़ रहे थे हम लोग तब हमने स्पाइरोगायरा देखा, वॉल्वॉक्स देखा, यूलोथ्रिक्स देखा, राइट। और जब हम लोग अभी फियोफाइसी पढ़ रहे थे, फियोफाइसी में हम लोग लैमिनेट देखा, सरगैसम को देखा। तो ऐसा मैं क्यों करता हूँ, आपको क्या लगता है ऐसा मैं क्यों करता हूँ? ऐसा मैं इसलिए करता हूँ जब मैं 11th-12 में था तो ऐसे बहुत सारे मेरे अंदर डाउट्स थे जो क्लियर नहीं होते थे, मेरा इमेजिनेशन नहीं हो पाता था कि एक बेसिडियम कैसा दिखता होगा, बेसिडियोस्पोर कैसे दिखते होंगे, स्पोरेंजियम को स्पोरेंजियम क्यों कहा जाता है, राइट, या सरगैसम का होल्डफास्ट कैसा होगा, स्टॉक कैसा होगा, फ्रंट कैसा होगा, राइट। तो वो सारे डाउट्स कभी क्लियर नहीं हो पाए, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ताकि ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाए। और एक चीज क्या होता है कि जब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे कोई स्पेसिमेन को लाइव देखते हैं ना तो एनसीईआरटी के, अब याद करो स्पोरेंजियम के बारे में इन डिटेल, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल दूं आपको जाइगोस्पोर, तो जाइगोस्पोर के बारे में एनसीईआरटी में जो लिखा है वो आपको याद हो ना हो, लेकिन जाइगोस्पोर जो आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था वो आपको हमेशा याद रह जाएगा, हमेशा, राइट। याद करो एनसीईआरटी के लाइंस आपके याद हो ना हो, लेकिन जब भी
आपको स्पाइरोगायरा के बारे में बोला जाएगा। आपके दिमाग में वो जो आपने देखा था माइक्रोस्कोप के नीचे कि स्पाइरल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसी वजह से उनको स्पाइरोगायरा कहा जाता है। और स्पाइरोगायरा क्लोरोफाइसी के अंदर पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ किससे याद रहेगा? प्रैक्टिकल से याद रहेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल को अच्छे से किया है, राइट। उसको आपने एक्चुअल में माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है कि स्पाइरल जैसा शेप है, इसी वजह से इसको स्पाइरोगायरा कहा जाता है। वॉल्वॉक्स के डॉटर कॉलोनी को एग्जैक्टली आपने देखा है। अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए वॉल्वॉक्स के बारे में, तो वॉल्वॉक्स के बारे में कुछ याद हो ना हो एनसीईआरटी से, लेकिन एक चीज आपको याद रह जाएगी, दैट इज उसका डॉटर, उसमें डॉटर कॉलोनी प्रेजेंट था यार। ये कैसे याद रह जाएगी? बिकॉज आपने उस चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है, सिंपल। बैसिडियम, बैसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, कैसे पता चलेगा? बिकॉज आपने देखा है माइक्रोस्कोप के नीचे। स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं वो एंडोजीनसली प्रेजेंट होते हैं, कैसे याद रहेगा? एनसीईआरटी के लाइन से याद रहे ना रहे, लेकिन आपने जो माइक्रोस्कोप के नीचे उसे स्पोरेंजियम के अंदर देखा है, उससे वो जिंदगी भर आपको याद रह जाएगी। जो स्पोरेंजियोस्पोर जो होता है वो एंडोजीनसली प्रेजेंट होते हैं या एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं विद इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम, राइट। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूं कि हर एक टॉपिक का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर पाऊं। वैसे तो हर एक चीज का प्रैक्टिकली दिखाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। ऑनलाइन में कैमरा का सेटअप होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, बहुत सारे मतलब दिक्कतें आती है हर एक चीज का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी की पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूं कि हर एक चीज को आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती है जो मेरे हाथ के बाहर होती है। जैसे मैं बात करूं, याद करो जो फ्राइडे को जो लेक्चर आया था, याद करो, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, तो उसमें आर्किगोनियम था, एंथेरिडियम था। तो मैंने पूरी कोशिश किया कि वो स्लाइड कहीं से मुझे मिल जाए या उस स्पेसिमेन कहीं से मुझे मिल जाए, तो मैं खुद ही स्लाइड उसे बना लूंगा। लेकिन ना तो मुझे स्पेसिमेन मिला ना मुझे स्लाइड मिला, क्योंकि यहाँ अभी क्या है ना, गर्मी का टाइम है, अप्रैल का टाइम चल रहा है, राइट। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा मार्केंशिया अवेलेबल, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन मेरे अपने ओर से बहुत ज़्यादा कोशिश किया था कि किसी तरह एक स्लाइड मिल जाए मुझे एंथेरिडियम का, तो मैं आपका एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर दिखा दूँ। एंथेरिडियम क्या था? मेल सेक्स ऑर्गन था। किसी तरह मैं आर्किगोनियम का एक स्ट्रक्चर आपको दिखा दूँ। आर्किगोनियम क्या था? फीमेल सेक्स ऑर्गन था, राइट। तो मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश किया था ताकि उस स्लाइड को मतलब किसी तरह मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हर एक चीज़ जो मुझे मेरी तरफ से मैं पूरी एफर्ट देता हूँ कि चीज़ों को जितना हो सके प्रैक्टिकली आपको दिखा सकूं, राइट। क्लियर है? लेकिन मेरे पास मार्केंशिया का ऑप्शन था, तो मैंने आपको मार्केंशिया दिखाया, राइट, लाइव स्पेसिमेन, राइट। और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोसेस पढ़ेंगे। मोसेस के अंदर क्या आएगा? फ्यूनेरिया आएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा फ्यूनेरिया को भी आपको दिखाने की। उसका जो फूट है, फूट तो शायद नहीं दिखेगा बिकॉज फूट वो लीव्स के अंदर रह जाता है, तो लीव्स से वो ढक जाता है तो नहीं दिखता है। लेकिन उसका जो सीटा एंड कैप्सूल है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे आपको दिखाने की, राइट। तो हर एक चीज को मैं प्रैक्टिकली इसलिए डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से बिल्ड हो पाए, आपका इमेजिनेशन जो है वो अच्छे से बिल्ड हो पाए, राइट। सिर्फ नीट क्लियर करना या कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना आपकी लाइफ की मोटो नहीं होना चाहिए। आपका लाइफ का प्राइम फोकस होना चाहिए कि मुझे अपना जो बायोलॉजी का बेस है। आपने नीट को किस लिए चुना? आपको फिजिक्स पसंद है इसलिए चुना? नहीं। आपको केमिस्ट्री पसंद है इसलिए चुना? नहीं। आपको बायोलॉजी से प्यार है, इसी वजह से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या नीट को चुने हैं, राइट। और सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है? बायोलॉजी का रहता है, सिंपल। तो इसी वजह से सबसे प्राइम फोकस आपका होगा कि मुझे बायोलॉजी का जो बेस है उसे स्ट्रांग बनाना है, उसे मजबूत बनाना है। उसका जो इमेजिनेशन है वो मेरे पास क्लियर होना चाहिए, उसका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो मेरे पास क्लियर होना चाहिए। ये मेरा और आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। एग्जाम बहुत बात की बात होती है, अगर ये आपने कर लेंगे तो आपका नॉलेज, जो आपका जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा और आगे जाके आप डॉक्टर बनो या प्रोफेसर बनो या रिसर्चर बनो, आप बहुत बेस्ट डॉक्टर, रिसर्चर या प्रोफेसर बनोगे, राइट। बिकॉज आपका बेस स्ट्रांग है। और बेस कैसे स्ट्रांग हुआ? ऐसे प्रैक्टिकल देख के, इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करके, ऑब्जर्वेशन स्किल को इंक्रीज करके, राइट, ना कि सिर्फ रट्टा मार के। तो यह है दूसरा चीज जो आपको हमारे चैनल में मिलने वाला है। थर्ड क्या मिलेगा?
पॉइंट नंबर थ्री क्या मिलेगा? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन at the end of each video। अगर आपने पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एट द एंड ऑफ ईच वीडियो, अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि हर एक टॉपिक के बाद मैं एनसीईआरटी को मार्क करवाता हूँ, हर एक उसका लाइन बाय लाइन हाईलाइटर से आपको मार्क करने के लिए बोलता हूँ। वैसे तो जब मैं बोर्ड वर्क में करता हूँ ना, वो एनसीईआरटी से कहीं ज्यादा होता है। मैं बोर्ड वर्क में मेरा प्राइम फोकस होता है पहले एनसीईआरटी के पॉइंट्स को कवर करो, वो मैं कवर करता हूँ, फिर उसको डिटेल में इलैबोरेट करो, वो भी मैं करता हूँ। और आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बोर्ड वर्क के बाद एक भी लाइन ऐसा नहीं बचता है एनसीईआरटी में जो हमें नया लगे, नहीं बचता है, बिकॉज ऑलरेडी बोर्ड वर्क में हम लोग सब कुछ कवर कर चुके होते हैं, उससे ज्यादा ही कवर कर चुके होते हैं। लेकिन फिर भी मैं हर एक टॉपिक के एंड में आपको एनसीईआरटी से जरूर हाईलाइट से मार्क करवाता हूं। क्यों करवाता हूं? ताकि देखो, हमें पता है कि हमारा जो बोर्ड वर्क है या हमारा जो कॉपी है उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी के लाइंस भी है, ये भी है, वो भी है, डायग्राम भी है, सफिशिएंट है हमारे लिए। लेकिन फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएगा, यार एनसीईआरटी को तो मैं छोड़ रहा हूँ, एनसीईआरटी को तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और मैं पर्सनली नहीं चाहता कि आपके एक दिमाग में एक वैक्यूम क्रिएट हो, मतलब आपके दिमाग में कोई इंफिनिटी क्रिएट हो। आपको सिर्फ ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं तो कॉपी से पढ़ता हूँ, मैं तो एनसीईआरटी पढ़ता ही नहीं हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मेरा बेस स्ट्रांग हो रहा है? ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आपके एक दिमाग में होना चाहिए क्या? कॉपी। और आपके एक और साइड के दिमाग में क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी। ताकि आप कभी भी आपके दिमाग में किसी भी तरह के वैक्यूम ना महसूस करो कि मैं किसी चीज को छोड़ रहा हूं। और मैं भी पर्सनली नहीं चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी से डिटैच्ड हो जाए, बिकॉज अगर मैं बात करूं नीट की या बोर्ड एग्जाम की, तो एनसीईआरटी उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल या वाइटल रोल प्ले करने वाला है। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि आप अपने कॉपी को और अपने एनसीईआरटी को दोनों को ही साथ ले चले। और हर एक लेक्चर में मैं ये बात बोलता हूं कि बोर्ड वर्क में जो हमने देखा वही सारे पॉइंट्स हमें एनसीईआरटी में मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी को मार्क करना जरूरी है। मैं ये हर एक लेक्चर में बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? ताकि आप एनसीईआरटी से डिटैच ना हो जाए। कुछ कुछ बच्चे कॉपी के चक्कर में क्या करते हैं कि कॉपी से पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी को देखते भी नहीं है पूरी साल तक, राइट? मतलब पूरे जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी वो एनसीईआरटी को छूते भी नहीं है कि हाँ यार कॉपी सफिशिएंट है। कॉपी सफिशिएंट नहीं है, कॉपी सफिशिएंट है, लेकिन वो दिमाग में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ ना, वो सफिशिएंट नहीं है। वो आपको इंफीरियर करवाएगा, इंफीरियर फील करवाएगा कि यार मैंने एनसीईआरटी छोड़ दिया, यार मैंने एनसीईआरटी छोड़ दिया। वो इंफीरियरिटी आपके साथ नहीं होनी चाहिए, या वो इंफीरियर वाला जो मतलब एक फीलिंग्स है वो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। इसी वजह से मैं हर एक टॉपिक में इतना सारा बोर्ड वर्क करने के बाद भी आपको एनसीईआरटी को डिटेल में आपको हाईलाइट करवाता हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़वाता भी हूँ और उसको हाईलाइट भी करवाता हूँ, राइट? तो ये है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि हम लोग हर एक पॉइंट टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जो आपने हमारे वीडियो में देखा ही होगा। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंड हो सके उस चीज का, ये भी आपने देखा होगा। एंड पॉइंट नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग कॉपी और एनसीईआरटी दोनों को साथ ले जाते हैं। मैं उतना अपने आप को महान नहीं मानता हूं, या मैं अपने आप को उतना भी महान डिक्लेयर नहीं कर दिया हूं कि मेरा ही कॉपी सब कुछ सबसे बेस्ट है और एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत है। नो, आपको कॉपी भी साथ लेना है और एनसीईआरटी को भी साथ लेके चलना है, राइट? मैं भी इतना महान नहीं हूं, आप भी इतना महान नहीं हो। हम लोग क्या है, हम लोग एकदम सिंपल ह्यूमन बीइंग हैं, राइट? तो इसी वजह से जितनी बार हो सके चीजों को हम लोग देखेंगे हर जगह पे, उतना ज्यादा हमें मेमोरी, फोटो मेमोरी से हमें याद रह जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से मैं आपका बोर्ड वर्क होने के बाद भी कॉपी को भी और एनसीईआरटी दोनों को ही साथ लेके चलने की बात हमेशा करता हूँ, राइट? एंड पॉइंट नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ऐसा लगता है, दैट इज बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलना भी जरूरी है। दैट इज ये जो सब कुछ आपने दिखा ना अब तक, ये सब कुछ जो आपने देखा, राइट? ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ये जो सब कुछ देखा आपने,
ये सब कुछ आपके लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया जाएगा, राइट। 100% 100% फ्री, राइट। ये जो सब कुछ देखा हमने, ये आपके लिए 100% फ्री होगा आपके लिए। आपको कभी भी इस चीज़ों के लिए एक पैसा भी पे करना नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये सब कुछ आपके लिए 100% फ्री होगा। क्यों फ्री होगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या कोई भी रीज़न की वजह से वो इस इतने अच्छे चीज़ से वो डिटैच ना हो जाए, राइट। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और आज भी आपको वीडियो के थ्रू कहूँगा कि अगर आप 12th में हो तो आपके जो जूनियर्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आप 11th में हो अभी तो आप अपने बैचमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप 11th-12 में ना हो, कोई सीनियर हो, तो भी आप अपने जूनियर्स के साथ इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को। और अगर आप जूनियर हो तो अपने सीनियर के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे तक हम लोग इतने सारे अच्छे कंटेंट मतलब दे सके, राइट। विद रेस्पेक्ट टू बायोलॉजी, विद रेस्पेक्ट टू बायोलॉजी, ये बात याद रखिएगा, विद रेस्पेक्ट टू बायोलॉजी, राइट। तो इस चैनल से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है विद रेस्पेक्ट टू बायोलॉजी। और इस चैनल में जो आपको मिलने वाला है मतलब काफ़ी होगा अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं तो, राइट। तो ये हो गया पहला पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया कि इस चैनल से आपको क्या क्या मिल रहा है या मिलने वाला है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हफ्ते में कितने दिन क्लासेस होंगे। तो देखो, हफ्ते में टोटल 5 दिन क्लासेस होंगे। एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूं। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो, हफ्ते में टोटल 5 दिन क्लासेस होने वाले हैं, राइट। 5 दिन कौन कौन होगा? 5 दिन वीडियो आएगा आपका। पहला वीडियो कब आएगा? मंडे को। कब आएगा? मंडे को। दूसरा वीडियो कब आएगा? ट्यूसडे को। तीसरा वीडियो कब आएगा? वेंसडे को। फिर क्या हो गया? फिर थर्सडे को रहेगी आपकी छुट्टी। थर्सडे को रहेगी आपकी छुट्टी। फिर वीडियो कब आएगा? फ्राइडे को। फिर फाइनल वीडियो कब आएगा? सैटरडे को। फिर आपकी रहेगी छुट्टी संडे को। अब ऐसा मैंने क्यों डिजाइन किया है? देखो, मंडे क्या होगा? मंडे मान लो मैंने एक लेक्चर दिया, लेक्चर 1। ट्यूसडे मैंने दिया लेक्चर 2। वेडनेसडे मैंने दिया लेक्चर 3। अब मंडे को आपने पढ़ा लेक्चर 1, ट्यूसडे को लेक्चर 2, वेडनेसडे को आपने पढ़ा लेक्चर 3। और थर्सडे को मैंने छुट्टी इसलिए दिया है ताकि इन तीनों को लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2 प्लस लेक्चर 3 तीनों को आप रिवाइज कर सको। लेक्चर 1 प्लस लेक्चर 2 प्लस लेक्चर 3 तीनों को आप एक साथ रिवाइज कर सको। तो क्या हुआ? पढ़ाई भी हो गई और रिवीजन भी हो गया। क्या हो गया? पढ़ाई भी हो गई और हमारा रिवीजन भी हो गया। फिर मान लो फ्राइडे को आया लेक्चर 4 एंड सैटरडे को आया लेक्चर 5 और संडे को क्या किया हमने? लेक्चर 4 को और लेक्चर 5 को हमने क्या किया? रिवाइज कर लिया। क्या कर लिया हमने? रिवाइज कर लिया। तो 3 दिन लेक्चर दिया, 1 दिन रिवाइज किया। फिर 3 दिन लेक्चर दिया, 2 दिन लेक्चर दिया, 1 दिन रिवाइज किया। तो मैंने पहले सोचा था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन एक साथ लेक्चर दे दूंगा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बच्चों को रिवीजन का टाइम भी मिलना चाहिए। इसी वजह से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 लेक्चर आएंगे। फिर थर्सडे को आप रिवाइज करेंगे आराम से बैठ के। फ्राइडे, सैटरडे फिर 2 लेक्चर आएंगे और संडे आप रिवाइज करेंगे। ऐसे हफ्ते में 5 दिन, 5 डेज अ वीक आपका लेक्चर आने वाला है। 5 लेक्चर पर
वीक, राइट। क्या रहेगा आपका 5 लेक्चर वीक। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को छुट्टी रहेगी रिवाइज करने के लिए, फ्राइडे सैटरडे आएगा, संडे को छुट्टी रहेगी रिवाइज करने के लिए। इससे पढ़ाई और रिवीजन दोनों होंगे आपके साथ। और अगर बाद में मुझे लगा कि मुझे और एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है या मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की ज़रूरत है, तो थर्सडे या संडे में से कोई एक दिन मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकता हूँ। तो ये था दूसरा पार्ट, दैट इज कब कब हम लोग क्लासेस होने वाले हैं हफ्ते में, राइट। एंड फाइनल पार्ट कि हमारा 11th कब तक खत्म हो जाएगा, 12th कब तक स्टार्ट होगा और हम लोग रिवीजन कब करेंगे। तो मैं कहता हूं कि अभी जो टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, राइट, अभी क्या कीजिए, अभी जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइए और उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अभी सिर्फ उनको ही मार्क कीजिए। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी मार्क करने की, बिकॉज अभी स्टार्ट लिया है ना आपने, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, धीरे धीरे मोमेंटम आएगा, सब कुछ धीरे 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 बन के एंड मोमेंट में जाके हम लोग थोड़ा सा तेज चलेंगे, राइट। बिकॉज 11th में बेस बनेगा, 12 में जाके हम लोग मोमेंटम पकड़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि 11th में ही मोमेंटम पकड़ लेंगे, नहीं होता है, नहीं होता है। 11th में बेस बनता है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मोमेंटम एमसीक्यू चलते रहते हैं, 12 में आके हम लोग एक्चुअल मोमेंटम पकड़ते हैं। तो अगर हम बात करें, ऑलरेडी हम लोग 11th स्टार्ट कर चुके हैं और 11th का पोर्शन आपका अप्रैल 2025 तक, अप्रैल 2025 तक आपका 11th का पोर्शन खत्म हो जाएगा। अप्रैल 2025 तक आपका 11th का पोर्शन खत्म हो जाएगा। बिकॉज 11th के पोर्शन में बहुत सारी चीजें, प्लांट फिजियोलॉजी 11th के पोर्शन में, एनिमल फिजियोलॉजी 11th के पोर्शन में, सेल साइकिल सॉल्यूशन 11th के पोर्शन में, बायोमोलिक्यूल्स 11th के पोर्शन में, प्लांट एनाटॉमी 11th के पोर्शन में, प्लांट मॉर्फोलॉजी 11th के पोर्शन में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 11th के पोर्शन में, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सब कुछ आपके 11th पोर्शन में है। तो 11th का पोर्शन बहुत बड़ा है, तो इसी वजह से 11th के पोर्शन में टाइम जरा ज्यादा लगेगा। फिर हम लोग कोशिश करेंगे दिसंबर 25 और जनवरी 26 तक हम लोग 12th का पोर्शन खत्म कर देंगे, राइट। आइदर दिसंबर 25 और जनवरी 26 तक हम लोग 12th का पोर्शन खत्म कर देंगे, राइट। तो 11th का पोर्शन कब खत्म हो गया, अप्रैल 2025 में। तब तक आप क्या कर रहे हैं, तब तक आप पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत आपके पास कोई और क्वेश्चन बैंक है वहां से एमसीक्यू लगा रहे हैं, राइट। लेकिन बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में फर्स्ट फोकस कीजिए। 11th में एमसीक्यू कीजिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू मत कीजिए, एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है, एमसीक्यू से बेस और थोड़ा सा मजबूत बनता है, लेकिन पहले बेस को टाइम दीजिए मजबूत होने के, ठीक है। फिर क्या कीजिए, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा उस टॉपिक के जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व कीजिए। पहले आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टॉपिक के रिलेटेड, बाद में अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक है या क्वेश्चन बुक है, बुकलेट है कोई भी, तो वहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, राइट। अप्रैल 25 तक 11th खत्म हो जाएगा, दिसंबर 25 या जनवरी 26 तक हमारा 12th का पोर्शन खत्म हो जाएगा। अगर मान लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो दैट इज जनवरी में खत्म होता, तो अभी हमारे पास कितना टाइम बचेगा, जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने बचेंगे। ये सफिशिएंट है रिवाइज करने के लिए। इसमें आपका बोर्ड्स भी रह जाएगा, लेकिन फिर भी सफिशिएंट है रिवाइज करने के लिए। क्या रिवाइज करना है, सिर्फ 12th को रिवाइज करना है। तो आपके दिमाग में आएगा सर सिर्फ 12th को रिवाइज करना है तो 11th कब रिवाइज करेंगे। 11th का रिवाइजन हम लोग 12th में ही स्टार्ट कर देंगे, राइट। जनवरी 2025 से ही हम लोग क्या करेंगे, 11th को रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। अप्रैल 2005 तक 11 हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। दिसंबर 25 या जनवरी 26 तक हमारा 12th का पोर्शन खत्म हो जाएगा, राइट। तो अप्रैल 2025 से पहले, मतलब जनवरी 2025 तक ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक 11th के हम लोगों ने कवर कर लिए होंगे। तो हम लोग रिवीजन कब स्टार्ट करेंगे, हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे जनवरी से, जनवरी और फरवरी से, जनवरी और फरवरी से हम लोग क्या करेंगे,
11th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? 11th का रिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। 11th का पोर्शन कब खत्म हुआ? अप्रैल 2025 में, राइट। 12th का पोर्शन कब खत्म हुआ? दिसंबर 25 या जनवरी 26 में। लेकिन हम लोग 11th का रिवीजन कब से स्टार्ट कर रहे हैं? जनवरी और फरवरी 2025 से, 2025 से हम लोग क्या करेंगे? रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज 11th का पोर्शन बहुत वास्ट है, राइट। तो ये था ओवरऑल व्यू। मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, उनको पता नहीं एक दिन वीडियो आ रहा है, एक दिन वीडियो नहीं आ रहा है, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया, राइट। तो दैट्स ऑल। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। बाय।